तो आज से 6 साल पहले वो हुआ था जिसने रोमन रेंस को एक नया जन्म दिया था, क्योंकि 2020 का ही वो समर स्लैम का शो था जब रोमन रेंस बन के आते हैं ट्राइबल चीफ बन के, और हमने रोमन रेंस को हील कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा था इतने सालों के बिग डॉग वाले उनके कैरेक्टर के बाद। और उसके बाद जो ब्लड लाइन की स्टोरी शुरू हुई, उसके बाद जो रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ की उपाधि मिली, और फिर उसके बाद बोल सकते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस तरीके से रोमन रेंस के इस कैरेक्टर ने डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी किया उस टाइम से अब के टाइम तक, जो कि बहुत सारे लोग इस बात को एडमिट नहीं करना चाहते। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं भाई, 5 साल पहले भी कुछ अलग हुआ था, और ये हुआ था नया जन्म ब्रॉक लेसनर के हुलिये का, क्योंकि समर स्लैम में वापस आए थे ब्रॉक लेसनर। क्या मूवमेंट क्रिएट हुआ था ना वो, जब एकदम से रोमन रेंस ने जॉन सीना को हरा दिया था, ऐसा लगा था सब कुछ सेटल हो गया है। लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर निकल के आता है, और ब्रॉक लेसनर वैसे ही इतना चौड़ा बंदा, लेकिन उस दिन जब ब्रॉक लेसनर आया था तो वो डबल चौड़ा बंदा लग रहा था। और ये सब सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भाई, इन सारी बातों को 5-6 साल हो चुके हैं, ये तो एक बहुत लंबा सा पीरियड हो गया। खैर, ये बात बोल के मैं ये नहीं फील करना चाहूँगा कि हम सारे लोग साथ में अब बूढ़े होते जा रहे हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। एक छोटा सा आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, कल इस चैनल के पूरे होने वाले हैं 9 साल, तो उसके लिए कुछ एक वीडियो आ रही है। मैं कोई बहुत ज़्यादा इसको हाइप या टीज़ नहीं कर रहा, कल जो आएगा वो आप देख लेना। वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, और भी वो काफ़ी कुछ है, वो आपको कल ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन के फिनिश से। आज संडे है, कैसा जा रहा संडे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो कल हमने स्मैकडाउन में देखा था कि केविन ओवंस के लिए बहुत सारे फैंस रूट कर रहे थे कि वो चैंपियनशिप जीतें, लेकिन उस मैच में सैमी ज़ेन आ गए और उस वजह से टाइटल रिटेन हो गई। अब बहुत सारे लोग इस बात से डिसअपॉइंटेड है और नाखुश हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कि यार ये तुमने कैसी एंडिंग करी, क्योंकि लोग सही में केविन ओवंस को जीतते हुए देखना चाह रहे थे। पर्सनली मैं इसके ऊपर ऐसा फील करता हूँ कि मुझे लगता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास दूसरा और कोई ऑप्शन भी था यहाँ पे, क्योंकि अगर केविन ओवंस जीत जाते तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए वो ट्रिगर जल्दी पुल करना हो जाता। मुझे लगता है कि अभी काफी कुछ ये दिखा सकते हैं। आप बोल सकते हो ना कि एक 3 वे टाइप की फ्यूड बना दी कि सीएम पंक के पास टाइटल है, सैमी ज़ेन भी अब उसमें अपनी पूरी नाक घुसेड़ चुका है, और केविन ओवंस को तो स्क्रू किया गया था, तो वो बंदा भी और डिमांड करेगा। तो स्मैकडाउन में अगर माल मसाला चाहिए तो मुझे लगता है कि ये टाइटल रिटेन करना सही डिसीजन था, अगर एंड में जाके वैसे भी नया चैंपियन बनने वाला है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। बाकी हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे कि केविन ओवंस का होम टाउन है और वहाँ पे उन्हें जीतना चाहिए था, तो उस एंगल से शायद फिर एक ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये टाइटल चेंज हो जाता तो सालों तक याद रखता है कि केविन ओवंस इतने टाइम के बाद इंजरी से वापस आया, उसको मैच मिला, अपने होम टाउन में जीता, क्योंकि उस टाइम पे जो उनको रिएक्शन मिलता है वो कुछ अलग ही खतरनाक किस्म का होता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ और ही डिसाइड किया था इस मैच के लिए। इलिया ड्रैगनोव के बारे में भी बात करते हैं भाई। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि इलिया ड्रैगनोव को रिलीज क्यों किया, तो वैसे तो आई थिंक बहुत ही वैसे ही काफ़ी एक्सप्लेनेशन यही बन जाता है इसका कि डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट में ऐसा कुछ नहीं देखती कि वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। और उसके लिए मैं पहले ये भी बोलूँगा कि आपको सुपरस्टार को बुक भी करना पड़ता है, उसको टीवी स्टोरी लाइन में लेके भी आना होता है। लेकिन इसके पीछे की रिपोर्ट्स ये हैं कि जिस हिसाब के पैसे इलिया ड्रैगनोव चार्ज कर रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं लगता कि वापस वो वैसा बिजनेस उनको जनरेट करके दे सकते हैं। तो यही सिंपल सा एक रीज़न होता है, आज का नहीं हर बार की तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उस सुपरस्टार को यूज़ ही ना किया जाए तो फिर आई थिंक ये नापने तोलने का फिर सही तरीका भी नहीं है। लेकिन फिर ये भी आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर भी तो बात है ना, वो हर एक सुपरस्टार को थोड़ी अच्छा बुक कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए फिर क्रिएटिव टीम होती है, तो हम ये सुनने नहीं बैठे भाई कि तुम्हें मौका नहीं मिला, ठीक है। वो सारी बातें हम फैंस नहीं सुनेंगे, हमें तो चाहिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और किसी ने इसके नीचे ना एक सही कमेंट भी किया कि फैंस को ये बात समझ जानी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, और उसमें बस हल्का रेसलिंग का तड़का है, और ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी चलेगी, जो कि सही बात भी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप कोर हार्डकोर ऐसे रेसलिंग फैंस हो तो आप एईडब्ल्यू देख सकते हो, आप उससे बेटर एनजेपीडब्ल्यू देख सकते हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी इस तरीके से बनी ही नहीं कि आप इसको एक पूरा एक रेसलिंग शो की तरह ही देखो। जैसे वहां पे तो भाई लिटरली पूजते हैं जापान में इस रेसलिंग वाले कल्चर को, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में वैसा नहीं है। ये एंटरटेनमेंट का तड़का इसमें ज्यादा मारते हैं, इसलिए सेलिब्रिटीज को भी लेके आते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का भी वही देखने का तौर तरीका होता है, और जो उसमें फिट नहीं होगा फिर ऑब्वियसली वो कंपनी में स्टे नहीं करेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको ट्रिपल ए प्रमोशन के बारे में बताया था ना कि पेंटा को ऑफर मिला था कि अगर तुझे रोमन रेंस को फेस करना है तो उसके पास पूरी ब्लड लाइन है, तो तेरे पास भी एक ग्रुप फैक्शन होना चाहिए। आज ट्रिपल ए प्रमोशन में उस ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद पेंटा की यहाँ पे बैंड भी बजाई गई है बहुत बुरी तरीके से। और एक और चीज हुई ट्रिपल ए प्रमोशन में आज की, ओमोस ने भाई रे मिस्टीरियो को उठा ही दिया ऊपर। रे मिस्टीरियो वहां का जनरल मैनेजर है,
तो तुम जनरल मैनेजर के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते अनलेस तुम एक गुंथर जैसे सुपरस्टार हो जिसको समर स्लैम में मैच करना हो। तो इसके बाद अभी ओमोस को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है। डोमिनिक मिस्टेरियो वहीं पे खड़ा था भाई, और वो इतनी ज़्यादा दिल से चाहता था कि ओमोस पटक दे मेरे बाप को, लेकिन भाई वही है कि थोड़ा रोल है ना उनका ऑफिशियल वाला, तो ऐसा भी कर नहीं सकते। तो ये ट्रिपल ए प्रमोशन में अब ऐसा लग रहा है कि ओमोस को पूरा यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ट्रिपल एच को कुछ प्रॉब्लम है क्या ये ओमोस के साथ, क्योंकि यही सेम बंदा ट्रिपल ए प्रमोशन में जो कर रहा है वो ये रॉ स्मैकडाउन में भी कर सकता है। लेकिन पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, आपकी कुछ थ्योरी है कि क्या आपको लगता है कि ट्रिपल एच क्यों ओमोस को बुक नहीं करते? अच्छा सिंपल सा भाई, वो बंदा दिखता ही ऐसा है, तुम तो उसके साथ कम चीज बेयर मिनिमम भी कर दोगे ना, वो तब भी तुम्हें अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है। लेकिन ये बात ट्रिपल एच या फिर जो अभी क्रिएटिव रिजीम में लोग हैं उनकी शायद समझ से थोड़ी सी परे है। प्रोफेशनल रेसलिंग के वर्ल्ड में एक थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है भाई कि अगर आप बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे एकदम चौड़े से हो, बिल्कुल है ना, ऐसे बहुत ज्यादा जगह आप घेरते हो, तो थोड़ा सा वो लीन हो रहे हैं। जैसे आप इस फोटो में देखो, ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले कैसे थे और अब ब्रॉन स्ट्रोमैन कैसे हो चुके हैं। बिग शो के तो भाई एब्स ही निकल के आ गए हैं, और अब इस रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें शामिल हो चुके हैं हमारे ब्रॉनसन रीड। अब जब ब्रॉनसन रीड वापस आएंगे भाई, देखने लायक होगा कि ब्रॉनसन रीड दिखते कैसे हैं। और जैसे मैं आपको कल वाली वीडियो में बता रहा था भाई कि अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए होगा। तो किसी भाई ने पूछा कि भाई क्रिएटिन भी लें साथ में, क्योंकि वो तो बॉडी में वाटर होल्ड करता है, तो वो आपको स्ट्रेंथ भी देता है जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हो। तो आपको अगर जिम जा रहे हो और फैट लॉस करना है भाई, तो आप क्रिएटिन और प्रोटीन जरूर लेना है। सेम गोज फॉर जिस बंदे को थोड़ी बॉडी में मसल मास भी पुट ऑन करना है। और ऑलमोस्ट अब मुझे तो भाई 2 साल हो चुके हैं नेचुरलिटीन के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हुए। आपने मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन देखी और आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो इस ब्रांड के ऊपर, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। बाकी अगर आप चेकआउट पे आरपन वाला कोड लगाओगे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपको प्रोटीन पसंद आता है, जो आपके बजट में है, वो आप ले सकते हो। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि प्रोटीन और क्रिएटिन का ये जो कॉम्बो है वो इतना खतरनाक है कि आपको ये जिम में, वर्कआउट में, आपकी फिटनेस में बहुत ही अनबिलीवेबल टाइप के रिजल्ट्स दे सकता है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है भाई टीकेओ के बारे में कि इन्होंने एडब्ल्यू का एक शो अटेंड किया है। अब आप बोलोगे हैं भाई टीकेओ वालों ने एडब्ल्यू का शो क्यों अटेंड किया? तो इसके बारे में अभी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें कि एडब्ल्यू की जो ऑनगोइंग फंक्शनिंग है इस समय वो कैसी है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अगर वहाँ से कुछ देखने या फिर सीखने लायक हो तो उस चीज़ को अपने भी शो में इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छी चीज़ है वैसे, लेकिन लोग ना, रेसलिंग फैंस ऐसे नहीं देखते इतनी सिंपल चीज़ को। वो देखते हैं कि अच्छा जी इनसे तो अच्छी बुक, मतलब नहीं बुक हो रही वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे देखते हैं कि अच्छा जी इनसे तो कुछ अच्छी बुक नहीं हो रही, अभी हमारे एडब्ल्यू में आके देख रहे हैं। ये मैं एडब्ल्यू के वो, जैसे डब्ल्यू के भी टॉक्सिक फैंस होते हैं, वैसे एडब्ल्यू के टॉक्सिक फैंस की बात कर रहा हूँ। इनको तो देख के लगता है भाई इनको ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं है, ये सही में कुछ करते भी हैं या फिर ये पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक बस डब्ल्यू वर्सेस एडब्ल्यू ही करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लड लाइन की हायरार्की के बारे में समझाया था ना कि लाल वाली उलाफाला किसके पास है, भूरी वाली किसके पास है, काली वाली किसके पास है। तो भाई वो लिस्ट थोड़ी अधूरी थी, अब ये लिस्ट हो चुकी है पूरी, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास ब्रॉनसन रीड भी जिनके पास है शूलाफाला, भाई यहाँ पे से जूते ही लगा दिए पूरे। और उसके बाद फिर एलन नाइट के पास भी है ऊफा लाफा। अगर आपको ऊफा लाफा वैसे तो पता ही होना चाहिए भाई, एक नहीं बहुत बार मेंशन कर दिया एलन नाइट ने इस चीज़ को, वो उला फाला नहीं बोलते, वो उसको ऊफा लाफा बोलते हैं। तो हमारे पास हायरार्की कुछ ऐसी है कि सबसे पहले रोमन रेंज है, उसके बाद जेकब फाटू है इन्फोर्सर, उसके बाद कैप्टन्स की तरह हैं ऊसोज, और उसके बाद फिर ब्रॉनसन रीड हैं, और फिर बाद में आते हैं एलन नाइट ऊफा लाफा के साथ। क्या लगता है इस लिस्ट में कोई और बंदे, ड्रू मैकिंटायर को कैसे ऐड किया जा सकता है वैसे अगर करना हो? क्या नाम देना चाहोगे आप? अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना भाई, आपके हल्का सा तो वो दिल में जाके लगने वाली है। तो बिग शो ने उस टाइम की बात बताई जब दुनिया में माहौल सही नहीं था, मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वर्ड को मैं नहीं लेना चाह रहा, वरना पता नहीं यूट्यूब कुछ प्रॉब्लम कर देता कभी कभी उस वर्ड को लेने में। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे कॉल पे मेरी बात हुई विंस मैकमैन के साथ, और विंस मैकमैन ने मुझे पहली बार पता है क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला पॉल। अब आप बोलोगे पॉल बोलने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो उनका रियल लाइफ नेम भी है। लेकिन बिग शो ने बताया कि अब तक या तो मुझे विंस मैकमैन ने शो बोला था या फिर बिग शो बोला था, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मैंने सुनी, अंदर से ही वो जो मेरी आत्मा है वो खत्म सी हो गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे विंस मैकमैन एक टैलेंट की तरह नहीं देखते। अब मेरा शायद जो रोल है डब्ल्यूडब्ल्यू का एक तरीके से एम्बेसडर बनने का, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग इंटरव्यूज में या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में,
ऐसा कुछ हो चुका है। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शायद अब इनका WWE कंपनी में उतना बिजनेस है नहीं। तो मतलब अगर आप देखोगे बिग शो के पर्सपेक्टिव से भाई, तो ये बात तो वैसे बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, बट वो ये है कि रियलिटी भी वो थी, क्योंकि करियर बहुत बढ़िया रहा है बिग शो का। मतलब मेरे को तो बचपन से याद है कि मैं और मेरा भाई वो जब इतना हमको नाम वाम भी नहीं पता होते थे, मैं कहता था वो एक बनियान वाला बंदा। तो फिर हम भी ना एक अपनी ऐसे स्वागत वाली बनियान होती थी, एक स्वागत या स्वागतम करके, उसका एक नीचे कर देते थे, फाड़ भी देते थे कभी कभी, और एक तरफ से फिर वो पहन के हम घूमते थे और बिग शो वाली फील लेते थे। तो लेजेंडरी बंदा है बिग शो, बट विंस मैकमैन ने फिर उस पॉइंट पे ऐसे देखा कि शायद अब इतना कुछ बिग शो WWE कंपनी के लिए ऑफर नहीं कर सकते। अब से आने वाले 2-3 मिनट के लिए जो मैं आपको बात बताने वाला हूं भाई, ये WWE की स्टोरी लाइन डिसाइड कर सकती है बहुत हद तक कि हमको WWE में कितना मजा आ रहा है शोज को देखने में। तो अभी आपको पता है WWE स्टोरी लाइन में दिखा रही है कि फ्यूचर कौन है कंपनी का, उसके लिए पंगेबाजी हो रही है ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी के बीच में। और हमको ये भी पता है कि रोमन रेंज भी बंदा है मिक्स में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ओबा फेमी के पास में किंग ऑफ द रिंग का खिताब है, जिसकी वजह से जब भी ओबा फेमी का मूड करेगा वो रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो अभी ये जो चल रहा है ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, वो एक तरीके से WWE फैंस को ये दिखा रही है कि ऑब्स्टेकल है किसके लिए, ओबा फेमी के लिए, रोमन रेंज तक पहुंचने के लिए। अब सवाल यह है कि ऑब्स्टेकल कितना बड़ा होने वाला है, कैसे अगर ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर से लड़ते लड़ते, क्योंकि अभी इसमें ब्रॉन्सन रीड की भी एंट्री हो जाएगी, तो इसको बहुत लंबा घसीटेंगे उस टाइम तक कि हम रेसलमेनिया के पास आ जाएं। तो ये ऑब्स्टेकल कितना खतरनाक है ओबा फेमी के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि कब तक WWE हमको पहुंचाने वाली है रोमन रेंस और ओबा फेमी की के मैच की तरफ। और अगर ये ऑब्स्टेकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर को भी इस फ्यूड में डाल दिया जाए, जहां पे ओबा फेमी और रोमन रेंस सिर्फ सिंगल्स मैच नहीं करेंगे, बल्कि WWE इसको 3 वे भी बना सकती है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि WWE आगे के लिए और ज्यादा ओबा फेमी और ये जो रोमन रेंस का मैच है उसको बचा सकती है। या फिर अगर WWE ये चाहती है कि पहले ही अपॉर्चुनिटी में ओबा फेमी के पास चैंपियनशिप ना आ जाए, क्योंकि कोडी रोड्स वाली कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक बार स्टोरी फिनिश हो जाती है तो उसके बाद फिर मतलब चलो कोडी रोड्स की तो स्टोरी वो थी, इसको सीधा सीधा आप ओबा फेमी की स्टोरी के लिए नहीं चिपका सकते, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी है नहीं ओबा फेमी की। अगर वो बंदा चैंपियनशिप जीत भी जाता है तो उसके बाद और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब ये बंदा इसको कब तक डिफेंड करता है और क्या उनका भी एक तगड़ा रेन होगा या फिर नहीं। तो WWE अभी ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी की फ्यूड को इसी तरीके से देख रही है कि वो इसको टाल सके जो उनको रोमन रेंस और ओबा फेमी के बीच में करना है। बाकी अगर ब्रॉन ब्रेकर की इसमें परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक होती है तो इसका मतलब कि आपको वो भी दिख जाएंगे ओबा फेमी और रोमन रेंस के मिक्स में, जो कि मुझे लगता है कि इस बिजनेस के लिए एक बहुत सही चीज होने वाली है। भाई मैं तो अभी भी ऐसा हैरान सा ही हो रहा हूं कि अगर रोमन रेंस और ओबा फेमी का मैच होता है, पता है कि ओबा फेमी के चांसेस काफी तगड़े होंगे चैंपियनशिप को जीतने के, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट जब सही में ओबा फेमी रोमन रेंस को हराएगा भाई, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मूवमेंट हो सकता है इस कंपनी के बिजनेस के लिए। तो देखते हैं आने वाले कुछ महीने कैसे जाते हैं, स्पेशली रेसलमेनिया तक जो स्टोरी लाइन है वो कैसी चलती है। और लास्ट में मैं आपको भाई निक ऑल्डिस के का कुछ दिखा देता हूँ, निक ऑल्डिस की बॉडी आपको दिखा देता हूँ, का कुछ दिखा देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आप, क्योंकि बंदे का रिटर्न हो चुका है, बॉडी बॉडी उसने दिखा दी है, तो यहाँ पे वो बैक को ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी ट्रेनिंग आपको भी करनी है जिम में। अब उसके लिए आप अपना जो न्यूट्रिशन है वो भी सही रखना, प्रोटीन क्रिएटिन ले लो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, और आप भी अपनी हेल्थ पे, सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि इससे ऊपर की चीज़ कुछ नहीं होती। वो आपको तब समझ में आता है जब एक बार हमारी हेल्थ या फिर सेहत के एल लग जाते हैं। बाकी आरपंथ वाला कोड यूज़ करोगे चेकआउट पे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और कल मैं आपसे मिलता हूँ चैनल पर 9 साल कंप्लीट करने के बाद।